ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है, सेक्शन 7E। सबसे पहले हम देखते हैं 7E सेक्शन हमें क्या कहता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मैंने ओपन किया, ये आ गया आपको 7E बोले टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, इसका जो नाम है फॉर टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स। मतलब ये आपका टैक्स जो आपका सेक्शन अप्लाई होगा वो 2022 टैक्स ईयर पे भी लगेगा और अगले सालों में भी लगेगा। अ टैक्स शेल बी इम्पोज्ड एट द रेट स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल, जो हम आगे जाके देखते हैं क्या रेट है, ऑन द इनकम स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। आपका टैक्स अप्लाई होगा इस रेट पे जो आपकी इस सेक्शन शेड्यूल के अंदर बताया गया 2022 और अगले सालों के लिए। रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट का मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो 182 दिनों से 183 डेज या उससे ज्यादा पाकिस्तान में स्टे कर रहा है वो है रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब यहाँ पे पर्सन में आपको एओपी भी आ गई, कंपनी भी आ गई, इंडिविजुअल भी आ गया, ठीक है। रेजिडेंट पर्सन शेल बी ट्रीटेड टू हैव derived एज इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस सेक्शन एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे आपको वो टैक्सेबल इनकम निकालने का तरीका बता रहा है। टैक्स का रेट उसने कहा टैक्स का रेट आपका है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, लेकिन टैक्स क्रेडिट अप्लाई होता है आपका टैक्सेबल इनकम पे। तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकालनी वो बता रहे हैं। वो कह रहा है 5% आपने लेना है आपकी फेयर मार्केट वैल्यू का ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट डेफिनेशन अभी हम पढ़ के आए हैं, इसी वजह से मैंने इस सेक्शन को भी ओपन कर लिया। कैपिटल एसेट डेफिनेशन भी आपने फ्रेश कल पढ़ी है तो आपके माइंड में वो है। तो आपने अपने कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू का 5% लेना है जो सिचुएटेड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में मौजूद हो, हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो क्या है, जो ऐसा कैपिटल एसेट जो पाकिस्तान के अंदर आपके पास मौजूद है और साल के आखिरी दिन तक वो आपकी ओनरशिप में है, उसकी मार्केट वैल्यू का 5% आपने लेना है, वो आपका टैक्सेबल इनकम होगी। उस पर आपने टैक्स रेट अप्लाई कर देना है। अब उसने कहा कि मैं कुछ एसेट्स को एक्सक्लूड कर रहा हूँ इस सेक्शन के अंडर से, मतलब कि अगर वो एसेट आपके पास हैं, कैपिटल एसेट भी है, तब भी आपको उस पर वो टैक्स जमा नहीं करवाना, क्योंकि मैंने आपको एग्जम्पशन दे दी। पहला टैक्स, पहला एसेट कौन सा है, वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन। अगर आपके पास सिर्फ एक ही कैपिटल एसेट ऐसा है जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अगर आपके पास एक ही घर है, ठीक है, आपका पर्सनल एसेट है ना प्रॉपर्टी, वो एक ही कैपिटल एसेट है आपके पास, उसके अलावा कोई और कैपिटल एसेट नहीं है आपका, तो उसके लिए आपके सेक्शन अप्लाई नहीं, फिर आप एग्जाम्प्ट है। Self-owned businesses premises from where the business is carried by the person appearing on the active tax paid list at any time during the year। अगर आपके पास अपने बिजनेस प्रेमिसेस हैं जहां पे बैठ के आप खुद काम कर रहे हैं, तो वो प्रेमिसेस भी आपकी एग्जाम्प्ट हो गई फॉर दिस सेक्शन। कंडीशन क्या है कि आपको फाइलर होना चाहिए इनकम टैक्स के अंदर। अगर आप इनकम टैक्स में फाइलर हैं और आपकी अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी जहां बैठ के आप खुद काम कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी को एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, आप खुद बिजनेस नहीं कर रहे, आप किसी और का बिजनेस वहां चलवा चलवा रहे हैं, आप उससे रेंट ले रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपकी एग्जाम्प्ट नहीं होगी। क्योंकि कंडीशन क्या है कि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और आपकी जो इनकम टैक्स में आप फाइलर है, तो आपका वो प्रॉपर्टी भी एग्जाम्प्ट होगी। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द पर्सन एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड एंड। अगर आप ये जरी जमीन है अपनी, तो उसके ऊपर आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आपकी इस डेफिनेशन में एग्जाम्प्ट हो गई। लेकिन इसके अंदर फार्म हाउस या उसके इर्द गिर्द की जो जमीन है वो शामिल नहीं हुई। कैपिटल एसेट allotted to a शहीद और डिपेंडेंट ऑफ अ शहीद belonging to Pakistan Armed Force, ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अ पर्सन और डिपेंडेंट ऑफ द पर्सन हु डाइज while in the service of Pakistan Armed Force or federal or provincial government, ये भी एग्जाम्प्ट है। अ war wanted person while in the service of Pakistan Armed Force or federal or provincial government, that is also exempt। And an ex serviceman and serving personnel of armed forces or an ex employee or serving personnel of federal and provincial government being original allottee of the capital asset during duly certified by the allotment authority, ये भी आपके कैपिटल एसेट्स में से इस सेक्शन के लिए निकल गए। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेविएबल इज पेड देयर ऑन। तो कह रहा है कि अगर आपके पास दो घर है, एक घर है तो वो तो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है ना, कि आपके तो मेरे पास तो एक ही पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसके अलावा तो कोई और पर्सनल प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, तो आप कहेंगे ठीक है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगे। लेकिन अगर वो कहे भाई मेरे पास तो दो हैं, लेकिन पहली जो है वो मेरे पर्सनल इस्तेमाल में, तो वो तो वैसे ही निकल गई। दूसरी वाली जो है उसके ऊपर मैं प्रॉपर्टी इनकम अर्न कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी इनकम अर्न कर रहा हूँ, तो वो भी एग्जाम्प्ट होंगे। सेक्शन पॉइंट नंबर ई में बोल रहा है कि आप अगर किसी दूसरी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप पे हैं जिसके ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स जमा करवा रहे हैं,
उसकी प्रॉपर्टी से आपको कौन सी इनकम आ सकती है? रेंटल इनकम आएगी, उस पर आप टैक्स जमा करवा रहे हैं तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी आपने वेकेंट रखी हुई है, उस पर कोई आपको रेंटल इनकम नहीं आ रही, खाली पड़ी हुई है, जमीन है, खाली प्रॉपर्टी आपकी घर है पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर फिर वो ये वाला टैक्स लग जाएगा, सेक्शन 7E वाला। ठीक है। कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर 236 के हैज बीन पेड। जिस साल आपने नई प्रॉपर्टी परचेज की, उसके ऊपर अगर आपने एडवांस टैक्स जमा करवा दिया तो उस साल वो वाली प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट हो गई फॉर सेक्शन 7E, क्योंकि ऑलरेडी आप टैक्स जमा करवा चुके हैं उस प्रॉपर्टी पे। Point number G, with the fair market value of the capital asset in aggregate excluding the capital assets mentioned in clause A, B, C, D, E and F। वो कह रहा है कि अगर आपके पास जो प्रॉपर्टीज थी ऊपर ए पॉइंट से लेके पॉइंट नंबर एफ तक, उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया सब प्रॉपर्टीज को, फिर भी आपके पास कोई एक दो प्रॉपर्टीज बच गई हैं, तो फिर आप देखोगे कि जो प्रॉपर्टीज बाकी बच गई हैं जो ऊपर कहीं एक्सक्लूड नहीं हुई, उनकी मार्केट वैल्यू आपकी अगर 2.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती तो वो प्रॉपर्टीज भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा है कि ऊपर वाली भी आपने निकाल दी, फिर भी आपके पास जो प्रॉपर्टीज बचती हैं उनकी मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ से ज्यादा है, तो वो आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी फॉर दिस पर्पज। तो उनकी मार्केट वैल्यू का आप 5% लेंगे, उस पर रेट लगाएंगे और टैक्स जमा करवाएंगे। कैपिटल एसेट ओन्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। कैपिटल एसेट ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो भी लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज वगैरह है, जैसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, आपका एलडीए वगैरह है, ये जो भी इनके पास अथॉरिटीज वगैरह के पास आपकी प्रॉपर्टीज होंगी वो भी आपकी एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा होगा। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन उसने ऑलरेडी पहले बताई हुई थी, उसने दोबारा यहाँ पे लिस्ट कर दी, सेम वही प्रॉपर्टी है, वो डेफिनेशन है जो ऑलरेडी भी आप पढ़ के आए हुए हैं। अब हम जाते हैं अपनी एग्जाम्पल पे। हमने यहाँ पे एज्यूम किया भाई इस बंदे के पास 4 प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल, दूसरी तीसरी कमर्शियल है और चौथी फिर रेजिडेंशियल है। पहली प्रॉपर्टी उसके पर्सनल इस्तेमाल में है, सेक्शन 7E एलिजिबल होगा। हम कह रहे हैं यस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, अगर इस सेक्शन को दोबारा में लेके चलूं, कि भाई एक आपकी कैपिटल एसेट आपका जो अपना सेल्फ ओन्ड है बाय द रेजिडेंट पर्सन, वो अगर एक है तो एग्जाम्प्ट है, एक से ज्यादा है तो एग्जाम्प्ट नहीं है। अब यहाँ उसके पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 2 रेजिडेंशियल 2 कमर्शियल हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो उसके अपने इस्तेमाल में है, पर्सनल यूज में है, तो ये एग्जाम्प्ट नहीं होगी, क्योंकि उसके अलावा भी उसके प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं कहूँ ना कि ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी उसके पर्सनल इस्तेमाल में एक प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके अलावा भी 3 प्रॉपर्टियां हैं, तो ये 7E में एलिजिबल है। फेयर मार्केट वैल्यू उसकी आगे 20 मिलियन की। मैंने इस पे कहा कि भाई इसका आप अब ये तो डिफरेंट, इसका एक मैंने एग्जांपल बनाई, इसको भी आप फिलहाल यहाँ पे इग्नोर करो। ठीक है। हमने कहा कि जी कि फेयर मार्केट वैल्यू है 20 मिलियन की, ये आपकी एलिजिबल है। सेकंड प्रॉपर्टी है कमर्शियल की, बिजनेस एक्टिविटी ऑफ सेल्फ, आपकी अपना बिजनेस वहां चल रहा है, तो ये आपका एलिजिबल नहीं है, ये एग्जाम्प्ट है। दूसरी है, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल है जो खाली पड़ी हुई है, वो आपकी फिर एलिजिबल हो जाएगी, 35 मिलियन पे आ जाएगी। चौथी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल, उससे आपको रेंटल इनकम आ रही है, तो ये भी एग्जाम्प्ट है, क्योंकि उसने कहा कि भाई अगर आप ऑलरेडी उसके ऊपर रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो, टैक्स जमा करवा रहे हैं, तो वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। हम अज्यूम करते हैं ये बंदा टैक्स जमा करवा रहा है रेंटल इनकम पे, तो हमने ये भी एग्जाम्प्ट कर दी। पेंटिंग है, पेंटिंग आपका पर्सनल कैपिटल एसेट है, आपके अपने इस्तेमाल में है, नो, ये आपका एलिजिबल एसेट नहीं कहलाएगा। यहाँ पे जाके क्यों नहीं कहलाएगा, यहाँ पे जाके देखो। अब इसने यहाँ पे आपको कहा है, capital asset means property of any kind held by the person, any stock in trade, shares, property, any movable not mentioned in clause 1, 2 और 3। अब यहाँ पे उसने ये वाले एसेट्स को एक्सक्लूड कर दिया कि भाई ये वाले एसेट्स आपके कैपिटल एसेट नहीं है। इसके अलावा उसने कहा कि इसके अलावा जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं, एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन्ड इन क्लॉज 1, 2, 3, इनके अलावा जो भी एसेट होंगे वो आपका कैपिटल एसेट कहलाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, पेंटिंग आप मुझसे पूछें क्यों नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं ऑलरेडी जो है ये वाला कैपिटल एसेट जो है इसमें डेफिनेशन मुझे शामिल नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि जो नॉर्मल कैपिटल एसेट डेफिनेशन है स्पेसिफिकली उसने बताया है कि ये वाला कैपिटल एसेट आपका जो पेंटिंग है, गोल्ड है, वो आपका कैपिटल एसेट है। लेकिन मुझे इस डेफिनेशन में स्पेसिफिकली नहीं बता रहा कि वो कैपिटल एसेट है या नहीं है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो नहीं होगी। अगर आपका एक डिसीजन आ जाए ना कि यार टैक्स का बेनिफिट करना है या अवेयर का बेनिफिट करना है, तो वहां पे हमेशा टैक्स पेयर का बेनिफिट कंसिडर होता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका बेनिफिट एलिजिबल एसेट नहीं है। इसी तरह ज्वेलरी इन यूज ऑफ वाइफ कैपिटल एसेट नहीं है, गोल्ड भी आपका
बैंक लॉकर में पड़ा पर्सनल एसेट है, आपका कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगा ये इस पर्पस के लिए। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एलिजिबल एसेट निकला है 55 मिलियन की। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी? फेयर मार्केट वैल्यू का 5%। टैक्स का रेट आपका कितना है? 20% का। देखिए ये टैक्स रेट कहाँ लिखा हुआ है, अगर हम 7 स्केड्यूल में जाके सर्च करें, 7E लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली वो ले जाएगा। देखिए द रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 7E शैल बी 20%। अब 20% किस पे अप्लाई होता है? टैक्सेबल इनकम पे। टैक्सेबल इनकम कैसे निकालनी है? आपने फेयर मार्केट वैल्यू का 5%, उस पर टैक्स क्रेडिट अप्लाई किया, आ गया 20%। अब आपने कहा कि भाई मैंने ये वाला टैक्स तो सीख लिया, मैंने इसको जाके अपलोड कहाँ करना है सिस्टम के अंदर। आप यहाँ पे गए, ये आपको नजर आ रहा है कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके आप अपलोड करेंगे प्रॉपर्टी। आप कह रहे हैं कि मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसका मैंने कहा कि कनाल में है, एरिया मैंने लिख दिया 3 कनाल, लाहौर जौहर टाउन, सिटी मैंने यहाँ पे लिख दी लाहौर, सर्च किया, ये लाहौर आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने उसको, वो मेरे से पूछ रहा है क्या आपका ये कैपिटल एसेट एक्सक्लूडेड है अंडर सेक्शन 7, मतलब ये इसको एग्जाम्पशन मिली हुई है कि नहीं मिली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा ये एसेट एग्जाम्पशन में नहीं है, तो मैं यहाँ जाके नो कर दूंगा, ओके करूंगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने एंटर करनी है। कॉस्ट में कहता हूँ यार मैंने इसकी कॉस्ट डिक्लेयर की हुई है 12 मिलियन के अराउंड, और जो मेरी मार्केट वैल्यू है डेट इज 20 मिलियन। कैलकुलेट करूंगा। अब यहाँ पे देखिए 20 मिलियन निकला, तो टैक्स कोई नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि 25 मिलियन से ज्यादा अगर आपकी मार्केट वैल्यू है तब इस पर टैक्स लगेगा। अब आपकी टोटल फेयर मार्केट वैल्यू 25 मिलियन से कम बन रही है ना, तो इसमें इसका टैक्स यहाँ पे देखें, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम 7E निकाला है 0। अगली आपने यहाँ पे उसको बताया कि भाई मेरी अगली एलिजिबल प्रॉपर्टी है कमर्शियल, इसकी मार्केट वैल्यू है 35 मिलियन। तो अब यहाँ पे जाएंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, इसको आप करेंगे केनाल, एरिया लिखेंगे 5, 9, ओके, ठीक है जी। अब मार्केट वैल्यू देखने के लिए भी उसने आपको बता दिया है कि आप रेट कहाँ से उठाएं। देखिए मार्केट वैल्यू के लिए लिखा हुआ है FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप ओपन करेंगे। अब यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में एरिया वाइज उसने आपको बता दिया कि मेरी इस प्रॉपर्टी के ये रेट्स हैं। ठीक है, अब आपने देखना है लाहौर के अंदर, ये आपने क्लिक किया लाहौर को, एक लिंक डाउनलोड हो जाएगा, ये आपका डाउनलोड करेंगे फाइल। ये आपके एरिया वाइज उसने पर मरला के रेट बता दिए, इलामा इकबाल टाउन के लिहाज से हर एरिया लाहौर में जितने जो भी एरियाज हैं उन सब के रेट्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसके मुताबिक आप इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे और उसको यहाँ जाके एंटर कर देंगे। ओके किया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे कहा कि ये इसकी वैल्यू है 20, मेरी बुक्स के अंदर 20 आ रही है, मार्केट वैल्यू इज 35। कैलकुलेट करके वो बता देगा टैक्स आपका कितना बनता है। डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E आपकी आ गई 2.75 मिलियन। हमारी कितनी निकल रही है? 2.75 मिलियन, ठीक निकल रही है। अगली टैक्स निकाल दिया उसने 20% का 5.5 लाख। ये आगे ये कॉमा उसने डाला यहाँ पे 0, ये देखिए इसके कॉमा डालने की वजह से ना 55 मिलियन हो गया, जबकि ये 5.5 लाख है, इसकी यहाँ पे गलती है एक। ये 5.5 लाख है, 2.75 का आपका 20% निकलता है 5.5 लाख। कंप्यूटेशन में जाएंगे, यहाँ पे जब जाएंगे देखिए यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये 5.5 लाख आपको यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ठीक आ रहा है। ठीक है, 5,50,000 रुपीज आपका निकल आया टैक्स ऑन डीम्ड इनकम से। आपका ये टैक्स भी बढ़ गया, पहले यहाँ पे 2 लाख समथिंग आ रहा था।